gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. नमस्कार दोस्तों, आज हम द देशभक्त चैनल के एक वीडियो पर चर्चा करेंगे जिसे हमारे प्रिय भक्त बनर्जी मेरा मतलब है आकाश बनर्जी ने बनाया है। मैं भी उनका फॉलोअर हूं और उनका स्टाइल मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन भाई साहब उनका हालिया वीडियो इंसल्ट और एम्बुश ऐसा लगा जैसे उन्होंने इम्पार्शियलिटी को पैकिंग करके छुट्टी पर भेज दिया हो। आकाश भैया ने जेलेंस्की को एक हीरो और ट्रम्प को विलेन बना दिया। कोई बात नहीं, उनका चैनल है, उनका अधिकार है, लेकिन समस्या यह है कि उनके आर्ग्यूमेंट्स एकदम पलटी मार स्टाइल में पेश किए गए। पूरे मुद्दे को इस तरह घुमा दिया गया कि असलियत ही धुंधली हो गई। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या कहा और वो कितना सही है। दूसरा, मैं इस वीडियो में ना रशिया का साइड ले रहा हूं और ना ही यूक्रेन का। बस मेरी नजर में वॉर किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है। उनका पहला आरोप है कि ट्रंप और वेंस ने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को पूरे मीडिया के सामने जलील किया। रशिया के सामने सरेंडर ना करने को तैयार जेलेंस्की को अमेरिकन मीडिया के सामने ट्रंप और जेडी वैंस ने जलील क्यों किया? अब भाई पहले यह समझो कि जेलेंस्की साहब अमेरिका आए ही क्यों थे। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार जेलेंस्की एक मिनरल एग्रीमेंट साइन करने और पीस टॉक के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे, लेकिन भाई साहब पीस टॉक में आए थे या पंगा लेने? क्या उन्होंने वीडियो में कहीं भी हम्बल होने का इंप्रेशन दिया? क्या उन्होंने पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे लगे कि वे अमेरिका के आभारी हैं? यही हुआ। जेलेंस्की ने पूरी मीटिंग में नो थैंक यू ओनली डिमांड मोड ऑन कर दिया। अब आप ही बताइए, अगर कोई आपके घर आए और सिर्फ मांगने लगे, ऊपर से अकड़ भी दिखाए, तो आपको कैसा लगेगा? Zelensky has had billions of dollars funneled into his country, especially from America. It's over $120 billion, and he came across in that meeting like an ungrateful toddler. He walked into it thinking, I saw this on Twitter, I won't take the credit for it, but he walked into that meeting thinking he was Netanyahu, and he walked out realizing he was Justin Trudeau. जेलेंस्की अच्छी तरह जानते थे कि ट्रंप मिनरल एग्रीमेंट में सिक्योरिटी गारंटी देने वाले नहीं हैं, क्योंकि अमेरिकी ऑफिशियल्स और उनके बीच कई टॉक्स हुई थी। फिर भी उन्होंने सिक्योरिटी गारंटी के बारे में बात करना जारी रखा। The president's been very clear. He campaigned on this. He thinks this war should have never started. He believes, and I agree, that had he been president, it never would have happened. Now here we are. He's trying to bring an end to this conflict. We've explained very clearly what our plan is here, which is we want to get the Russians to a negotiating table. और फिर ट्रंप और जेडी वैंस को हिस्ट्री लेसन देने लगे कि पुतिन कितने डेंजरस हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई, पुतिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं, ये हर बच्चा भी जानता है। फिर उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया, जेडी वैंस ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं और आप लोग लकी हो कि आपके पास ओशन है, इसलिए आपको खतरा नहीं है, लेकिन बाद में आप फील करोगे। ये तो लाइन क्रॉस करने वाली बात है। और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करो कि ट्रंप, जो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, वो आपकी बकवास सुनता रहे और रिएक्ट ना करे। Somebody asked me, am I embarrassed about Trump? I have never been more proud of the president. I was very proud of J.D. Vance, standing up for our country. We want to be helpful. What I saw in the Oval Office was disrespectful, and I don't know if we can ever do business with Zelensky again. आकाश भाई ने कहा कि ये शायद इंग्लिश ना समझने की वजह से कहा गया होगा, लेकिन प्रॉब्लम इंग्लिश की नहीं बल्कि एटीट्यूड की थी। 3 साल युद्ध का असर कह लीजिए या कमजोर इंग्लिश की वजह से जेलेंस्की यहां एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। ट्रंप को यह याद दिला देते हैं कि समुंदर पार अमेरिका को तो आज खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिका को भी फ्यूचर में खतरा महसूस हो सकता है। इसी बात पर आग लगती है ट्रंप को और फिर निकलती है लिटरली बंदूक। यह पहली बार नहीं है जब जेलेंस्की ने अपना एटीट्यूड दिखाया। इस वीडियो को देखिए और खुद सोचिए। About a phone call that happened between President Biden and the Ukrainian president back in June. What do we know about that conversation, Courtney? Yeah, that's right, Kate. So in this conversation, President Biden called President Zelensky to tell him about a roughly $1 billion package of additional equipment and weapons for the Ukrainian military coming from the United States. During the course of the call, President Zelensky continued, according to a number of officials who we spoke with who were familiar with the call, President Zelensky continued to talk about the additional equipment and weapons and support that he and his military needed. According to these officials, they said that President Biden finally just got frustrated and lost his temper and told President Zelensky, look, you could be a little bit more grateful.
जब बाइडेन नाराज हुए जेलेंस्की पे तो सब चंगा सी, पर जब वेंस ने यही बात कही तो ये अमेरिका की दादागिरी बन गया। आकाश भाई ने अपने वीडियो में पुतिन को पूरी तरह विलेन दिखाया, लेकिन यह समझना जरूरी है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। नेटो विस्तार का डर। रशिया को लगा कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो अमेरिकी सेनाएं उसके दरवाजे तक पहुंच जाएंगी। 2014 के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने यूक्रेन को अपनी ओर खींचना शुरू किया, जिससे रशिया को लगा कि उसका प्रभाव खत्म हो रहा है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया और डोनबास में रूस समर्थित विद्रोही लड़ रहे थे। अमेरिका की सैन्य सहायता से रूस को लगा कि अगर वो अब कुछ नहीं करता तो यूक्रेन हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। आप चाहे तो ये सब इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। बोलते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। Been over 1.5 million deaths between Russia and Ukraine. That's the most deaths that we've seen since the 50s in any kind of war. So I guess the question we have to ask at this point in time is, what's the magic number of deaths of people before Zelensky says, okay, that's enough death, now I'll sign something, a peace agreement. अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया है। अब अगर ट्रंप इस वॉर को एंड करना चाहते हैं तो दुनिया उन्हीं को गलत बोल रही है। अगर ऐसा था तो किसी और ने ये वॉर क्यों नहीं रोका अब तक। दूसरा आरोप, ट्रंप और वेंस पुतिन को अच्छा और जेलेंस्की को बुरा दिखा रहे हैं। पुतिन को अच्छा इंसान बताकर जेलेंस्की को दोषी ठहराने की कोशिश क्यों की जा रही है? ट्रंप ने इलेक्शन से पहले ही कहा था कि अगर वे प्रेसिडेंट बने तो ये वॉर रोक देंगे। यही रीजन है कि अमेरिकन्स ने ट्रंप को वोट दिया और अब वो यूक्रेन और रशिया के साथ मिलकर इस वॉर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप अभी पुतिन के खिलाफ ओपन स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे रशिया के सपोर्टर हैं या पुतिन के पपेट बन गए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में रूस और चीन की कितनी बैंड बजाई थी। और भूलिए मत, अभी भी ट्रंप के 4 साल बाकी हैं। ट्रंप ने रशिया पर कई सैंक्शंस लगाए थे। नेटो देशों पर भी प्रेशर डाला था कि वे अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाएं ताकि रशिया कमजोर हो। पुतिन जैसे व्यक्ति के साथ पीस नेगोशिएट करते समय ओपनली अटैक करने से रायता फैल सकता है। तीसरा आरोप, ट्रंप जेलेंस्की को बिना किसी गारंटी के सरेंडर करने को कह रहे हैं। देखिए, मिनरल डील के तहत जो एग्रीमेंट साइन किया जाने वाला था उसमें अमेरिकन कंपनीज और अमेरिकन्स यूक्रेन में मौजूद रहेगी। ट्रंप का आर्गुमेंट था कि जब तक अमेरिकन यूक्रेन में रहेंगे तब तक पुतिन अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि यह एक इनडायरेक्ट सिक्योरिटी गारंटी थी। In that deal, American companies would come, putting boots on the ground to start the mining and excavation of the rare earth minerals and gold and silver and whatever. This sets up a tripwire so that if the Russians start rolling tanks into these mineral excavations or start bombing them, then they would know that all bloody hell will break loose with the United States and with Donald Trump, who is not Joe Biden. He's a very strong leader. ट्रंप का उद्देश्य यह था कि वॉर को खींचने की बजाय बातचीत से सॉल्यूशन निकाला जाए, लेकिन नहीं, जेलेंस्की साहब को शायद ऑफिशियल स्टैम्प चाहिए था। चौथा आरोप, ट्रंप ने यूक्रेन को दी गई अमेरिकन एड राशि पर झूठ बोला। हाँ भाई, ट्रंप ने शायद एड अमाउंट में थोड़ा नमक मिर्च लगा दिया हो, मगर असल बात तो यही है, अमेरिका ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा फाइनेंशियल और मिलिट्री एड दिया। यूएस टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है तो जनता सवाल तो करेगी ही। यूरोपियन देशों का सिर्फ मॉरल सपोर्ट है, असली माल यूएसए से आ रहा है। तो भाई, अगर ट्रंप ने थोड़ा एक्सेजरेट कर दिया तो क्या असली तथ्य बदल गए? उन्होंने पांचवा आरोप यह लगाया, 70% अमेरिकी मिलिट्री एड असल में अमेरिकी कंपनीज को जा रही है, यूक्रेन को नहीं। भाई, कोई भी देश मुफ्त में हथियार नहीं बांटता, वो अपने फायदे को भी देखता है। जब अमेरिका यूक्रेन को मिलिट्री एड देता है तो वो सीधे कैश ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि अपनी डिफेंस कंपनी से हथियार खरीद कर यूक्रेन को देता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। यही सिस्टम अमेरिका इजराइल, ताइवान, जापान और अन्य अलायंस के साथ भी अपनाता है। उन्होंने छठा आरोप लगाया, अमेरिका अपने अलायंस के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। देखो, अलायंस के बीच डिफरेंसेस होना कोई नई बात नहीं है। दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि हर चीज पर 100% एग्रीमेंट हो। इराक वॉर, नेटो बजट और ट्रेड डील्स पर पहले भी अमेरिका और यूरोप में डिफरेंसेस रहे हैं।
यूक्रेन अमेरिका का अलाय जरूर है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका हमेशा उसकी हां में हां मिलाएगा। उन्होंने 7वां आरोप लगाया, इससे अमेरिका की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है और रशिया और चाइना को फायदा हो रहा है। कौन सी पैरेलल यूनिवर्स में अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है। रशिया पर सैंक्शंस ने उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। चाइना अगर ताइवान पर अटैक करेगा तो अमेरिका की पूरी तैयारी है। तो यह कहना कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, भाई ये थोड़ा ज्यादा हो गया। उनका आखिरी आरोप है, अमेरिका सिर्फ पैसे की परवाह करता है, वैल्यूज की नहीं। भाई कौन सा देश दान पुण्य के लिए जियोपॉलिटिक्स करता है? अगर अमेरिका को सिर्फ पैसा ही प्यारा होता तो यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर की मदद नहीं मिलती। असल में अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल स्टेबिलिटी का बैलेंस बना रहा है और यही हर समझदार देश करता है। आकाश भाई का यह वीडियो एक तरफा नैरेटिव दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन रियलिटी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हर मुद्दे के दो पहलू होते हैं और यह जरूरी है कि हम सिर्फ एक पक्ष को नहीं बल्कि दूसरे पक्ष को भी समझें। लेकिन साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यूक्रेन और उसके लोग इस वॉर की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। लाखों लोग अपने घर, परिवार और जिंदगी को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। अमेरिकी जनता को यूक्रेन के लिए सहानुभूति है। Video footage of Ukrainian nationals being dragged off the street, forced to fight in a war that they don't even want to fight anymore. The Ukrainian people have said enough is enough. You only have to have a look at the footage coming out and speak to an actual Ukrainian to know that they've had enough of this war themselves. They've had enough of their sons and their daughters dying at some war that could have been prevented a very long time ago. Катя, помоги! Ну, это просто пипец. Я лежать. Ти що хочеш? Я не затриманий. लेकिन सवाल यह है कि यह युद्ध कब तक चलेगा? क्या इसका कोई समाधान नहीं है? दुनिया को ऐसी स्थिति की ओर बढ़ना चाहिए जहां शांति संभव हो, जहां निर्दोष लोगों को युद्ध की बलि न चढ़ना पड़े और जहां कूटनीति को हथियारों से अधिक प्राथमिकता दी जाए। अब आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या अमेरिका सही कर रहा है? क्या यूक्रेन की डिमांड जायज है या फिर हमें रशिया की सोच को भी समझना चाहिए? इस युद्ध को खत्म करने के लिए सबसे सही रास्ता क्या हो सकता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।